अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है एसिड्स एंड बेसिस से रिलेटेड, और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उनके एग्जांपल्स, और उनको हम लोग आमतौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई करते हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट या आर्हेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, इसको सॉल्वेंट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं हम लोग। लेविस कंसेप्ट, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा किया जाता है। लुक्स फ्लड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये न्यू है आपके लिए, इसको हम लोगों ने पहले कभी लोअर लेवल पर एफएससी लेवल तक नहीं पढ़ा हुआ। सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग पिछले 2-3 लेक्चर्स में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनकी बेसिक डेफिनेशंस और ये क्यों हार्ड और सॉफ्ट बनते हैं। और एसिड और बेस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिक मॉइटीज़ की या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कब एसिडिटी बढ़ती है और कब एसिडिटी कम होती जाती है, इसी तरह से कब बेसिसिटी उसकी कम होती है और कब बेसिसिटी ज़्यादा होती है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या आर्हेनियस थ्योरी, ये आप लोग जानते हैं सारे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम लोग लेते हैं कि एसिड इज अ स्पीशी विच इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ स्पीशी विच इज और हाइड्रोक्सिलाइन डोनर। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बेसिस आर हाइड्रोक्सिलाइन डोनर। लाइक एग्जांपल है आपके पास HCl NaOH, तो इसमें H पॉजिटिव इज रिलीज बाय HCl, सो H पॉजिटिव रिलीजिंग विल बी कॉल्ड एज एन एसिड। इसी तरह से NaOH से OH नेगेटिव आता है जो वाटर बनाते हैं। तो सही एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूजली आर्हेनियस थ्योरी से रिलेटेड है। HCl एज अ एसिड काम कर रहा होता है और इसमें NaOH एज अ बेस काम करता है बिकॉज इट इज हाइड्रोक्सिलाइन डोनर, HCl इज अ प्रोटॉन डोनर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, इट्स अ वाइड कंसेप्ट, इसको यूजुअली हम लोग सॉल्यूशंस की डेफिनेशन में यूज करते हैं। और कीप इन माइंड दैट लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो है वो आपका सॉल्वेंट बेस्ड होता है, मतलब वाटर के अंदर, और अगर उसको अमोनिया में लें और H2SO4 के अंदर लें, और तो इट बेस्ड अपॉन सॉल्वेंट के अंदर, हर सॉल्वेंट के अंदर इसके मीनिंग या इसकी डेफिनेशन चेंज होती जाती है। यूजुअली हम लोग लेते हैं प्रोटॉन डोनर्स are called as acid while proton acceptors are called as bases। मतलब इसकी जो एसिड वाली डेफिनेशन है वो वही है जो आर्हेनियस थ्योरी में हम लोगों ने की है, लेकिन बेस की डेफिनेशन इसने टू सम एक्सटेंट चेंज की है। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर while base is a proton acceptor here। इट ऑल्सो गिव एन आइडिया ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस, ये आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ देखें जरा, ये एक एग्जांपल है। HCl प्लस वाटर, जब HCl अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है वाटर को, हाइड्रोनियम आयन बना, Cl नेगेटिव बना। प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। अब ये जो Cl नेगेटिव आयन है, इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन अगेन, इसके अंदर एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये एसिड से बना है, सो इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। ये HCl का कॉन्जुगेट बेस बन गया बिकॉज इट मे accept a proton now. Taking a reaction of HCl, and HCl works as a Lowry Bronsted acid and water works as a base, and Cl negative will be a conjugate base of HCl। इसी तरह अगर अमोनिया की एग्जांपल करें, अमोनिया एडेड इनटू वाटर will form ammonium and hydroxyl ion। अमोनियम आयन बना बिकॉज अमोनिया हैज टेकन अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, अमोनिया ने वाटर से एक प्रोटॉन ले लिया, अमोनियम आयन बनाया, हाइड्रोक्सिल आयन बना। अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टिंग। लेकिन जब ये अमोनियम आयन बन जाता है तो इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, अब ये एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, सो इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस अमोनिया। दिस कॉन्सेप्ट इज वाइडली एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री ऑफ प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं या प्रोटॉन देते हैं, उनके अंदर हम लोग इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। जैसे अमोनिया को हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो अमोनिया की आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन इस तरह से होती है कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल प्रोटॉन दे देता है, जो प्रोटॉन देता है वो अमाइड बन गया, सॉरी अमाइन, अमाइन आइन बना,
एनाइन बन गया, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो अमोनियम आइन बन गया। तो अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों मौजूद होते हैं, ये एज एन एसिड काम करता है ये आइन, और ये वाला आइन एज अ बेस काम कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर H2SO4 की बात करें तो H2SO4 की सेल्फ आयोनाइजेशन इस तरह से होती है, ये H3SO4 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनाता है, और ये आपस में कंबाइन हो तो 2 एसिड H2SO4 के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो यहाँ ये एज एन एसिडिक स्पीशी काम कर रहा होता है, ये एज अ बेस स्पीशी काम कर रहा होता है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है इसको, तो तब H2SO4 बनता है। तो ये भी एक प्रोटोनिक सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है या प्रोटॉन डोनेट करता है। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन सम अदर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, इसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई, HS पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन अमोनियम आइन ने एक H पॉजिटिव किसको डोनेट कर दिया, सल्फाइड को, तो इससे अमोनिया बन गया, सल्फाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड। here neutralization does not take place but still it is an acid base reaction because इसमें प्रोटॉन डोनेशन हुई है और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर भी मौजूद है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में whenever the proton donation and proton acceptance is taking place, the concept will be called as a Lori-Bronsted concept। इसी लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से हम लोग पीएच और पीओएच टर्म को डिड्यूस करते हैं। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर की आयोनाइजेशन इस तरह से होती है, वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनर के तौर पर बिहेव कर रहा है, जिसने प्रोटॉन डोनेट किया, सपोज करें इस मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया इसको, तो जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, जिसने एक्सेप्ट किया वो हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब इसको हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को सिंपली अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्चुअली वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में ब्रेकअप हो जाता है। Kc गिव्स यू, अगर इसकी Kc वैल्यू लिखें तो Kc किसके इक्वल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये Kc वैल्यू हम लोग लिखते हैं। उसने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc की वैल्यू दी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻16 इज द Kc वैल्यू फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये Kc वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब है वाटर की आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। तो वाटर की आयोनाइजेशन बहुत कम होने का मतलब है कि Kc की वैल्यू बहुत कम आती है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, ये किस तरह से फाइंड आउट की गई है, देखें वाटर का 1 kg किसके इक्वल होता है, शाबाश, 1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी बनेगी, 1000 ग्राम ओवर, ये ग्राम पर क्यूब डेसीमीटर में आ जाएगी वैल्यू, 1000 ग्राम पर क्यूब डेसीमीटर वैल्यू बनती। अब ग्राम पर क्यूब डेसीमीटर जो वैल्यू 1000 ग्राम को अगर मोल बनाना है आपने तो इसको 18 से डिवाइड करेंगे, जब 1000 को 18 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया 55.5 मोल। 55.5 मोल पर क्यूब डेसीमीटर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वो प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पुट करें, Kc की जगह पर ये वैल्यू पुट करें 1.8 इंटू 10⁻⁻16, तो हमारे पास H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आ जाती है, 1 इंटू 10⁻⁻14 के। ये वाटर के आयंस का प्रोडक्ट है, सो इसको हम लोग Kw का नाम भी देते हैं, Kw इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। और यहाँ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये देखें अगर एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो एक H पॉजिटिव बनता है, एक OH नेगेटिव बनता है। 10 आयोनाइज होंगे तो 10 H पॉजिटिव 10 OH नेगेटिव, 50 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो ये 50-50 बनेंगे। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के हमेशा इक्वल आती है। जब इक्वल आएगी तो H पॉजिटिव का स्क्वायर, अगर यहाँ भी H पॉजिटिव पुट करें तो H पॉजिटिव का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁻14 के। इसका मतलब है H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या बनी, 10⁻⁷, और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इसके इक्वल है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल वाटर में कितनी होती है, 10⁻⁷। अब
पीएच या पीओएच निकाला जा सकता है। पीएच किसके इक्वल है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां अब एक चीज देखो जरा, एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ ले, यहां हम लोग माइनस लॉग 10⁻⁷ लें तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। पॉइंट समझ आया? ये अगर न्यूट्रल कॉन्सेंट्रेशन पुट करें 10⁻⁷ यहाँ पे, तो हमारे पास पीएच की वैल्यू कितनी निकलेगी? पीएच वुड बिकम इक्वल टू 7। अब पीएच की वैल्यू अगर 7 बन रही है यहाँ 10⁻⁷ कॉन्सेंट्रेशन पर, हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें 10⁻⁸ कर दें तो पीएच कितनी हो जाएगी? 8। ये और कम कर दें 10⁻⁹ कर दें तो पीएच कितनी हो जाएगी? 9। ये चूंकि माइनस में है तो जितनी एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है पीएच कम होती जाती है। देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड उसकी एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, पीएच कम। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस उसकी OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, पीओएच कम। जब पीओएच कम होगी तो पीएच बढ़ जाएगी, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच कितना रहना है? 14। पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी आती है? 14। ये कैसे निकालते हैं हम लोग? ये H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसका दोनों साइड पर माइनस लॉग ले लें तो हमारे पास इस इक्वेशन से ये आ जाता है, माइनस लॉग लेने पर पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। इसका मतलब पीएच 6 है तो पीओएच कितनी है? 8 है। पीएच 7 है तो पीओएच 7 है। पीएच 8 है तो पीओएच 6 है। यानी पीएच बढ़ेगी तो पीओएच कम होती जाएगी, पीओएच बढ़ेगी तो पीएच कम होती जाएगी। और पीएच कम होने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जब पीएच कम होगी तो पीओएच बढ़ेगी, इसका मतलब वीक बेस बनता चला जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। दोबारा से सुन लें, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है पीएच का कम होना। एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी उसकी पीएच कम होती जाएगी। इसी तरह OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब है बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन उसकी पीओएच कम होती जाएगी। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है इसको। देखें जरा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ेगी, क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो ज्यादा मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे। जब ज्यादा मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो KW आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। बढ़कर कितनी हो जाएगी? ये 10⁻⁻14 आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, तो वो बढ़कर 10⁻13 या 10⁻12 होगी। ऐसे ही है। पीकेडब्ल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि पीकेडब्ल्यू क्या होना है? जैसे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव है तो पीकेडब्ल्यू विल बी माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू। तो जितना केडब्ल्यू बढ़ेगा पीकेडब्ल्यू कम होता जाएगा। इट मीन एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ये आंसर बढ़ता जाएगा 10⁻⁻14 की बजाय ज्यादा होकर 10⁻⁻13 10⁻⁻12 हो जाएगा। OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6 हो जाए सपोज। इसी तरह H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से बढ़कर कम फिगर में 10⁻⁻6 10⁻⁻5 आ जाए। तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये दोनों कम होंगी, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है पीएच प्लस पीओएच भी कम होगी। अब ये बात तय हो गई कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस 25 से अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम टेम्परेचर कम कर दें तो पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब है पीएच स्केल सिर्फ 0 से 14 तक एग्जिस्ट नहीं करता, पीएच वैल्यू माइनस में और 14 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा आयनिक प्रोडक्ट को, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ने से H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को वाटर की को क्या होगा आपको पता करना चाहिए। टेम्परेचर कम होने से इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो लिख देता है कि इफ
pH plus POH taken at higher temperature, its value will be greater than 14, lower than 14, equal to 14. तो तब आपने आंसर क्या लिखना है कि इसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पर 14 से कम हो जाती है, टेम्परेचर कम होने पर 14 से ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह ये जो आयनिक प्रोडक्ट है 10⁻⁻14 है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ये 10⁻⁻13 या -12 की तरफ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये इससे भी कम यानी 10⁻⁻15 -16 की तरफ जाएगा। तो इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से स्टडी करना, जो क्वेश्चंस हों उनको लाजमी हाईलाइट करके पूछना है अपने मुझसे तैयारी के बाद। नेक्स्ट देखें, इसी लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में अब अगर हम लोग वाटर में एसिड ऐड कर दें तो एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव से ज़्यादा हो जाएगी, और इसका मतलब है पीएच कम हो जाएगी पीओएच से। वैसे न्यूट्रल की पीएच इज इक्वल टू पीओएच 7 होती है, पीएच भी 7 होती है, पीओएच भी 7 होती है। तो जब एसिड ऐड करेंगे तो पीएच 6 या 5 हो जाएगी और पीओएच किधर चली जाएगी, वो 7-8 की तरफ चली जाएगी। एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है न्यूट्रल में। एसिड ऐड करने पर एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और उतनी ही OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। और बेस ऐड करने पर उलट होगा, बेस ऐड करने पर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की तादाद बराबर होती है, लेकिन एसिड ऐड करने पर या बेस ऐड करने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस, अब अगर इसको अप्लाई करें, देखें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, एसिड कैसे आयोनाइज होता है, लाइक एच एसिड है या H3CH3COOH एक एसिड है, HCl एक एसिड है, हमने ये पीछे किया है इसको। तो एसिड कैसे आयोनाइज हो रहा है, एसिड प्रोटॉन दे देता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। HCl यहाँ होता, ये H पॉजिटिव इसको देता है, H3O पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव साथ बन जाता है, यानी एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। सपोज करें HCl एक एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करता है, तो क्या बनेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, H पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। इसी तरह बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेट बेस ले लें, ये देखें मैं अगर यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर सपोज करें HCl है तो ये आयोनाइज होगा, HCl आयोनाइज होकर बनाता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव बन गया, H पॉजिटिव बन गया। अब अगर ये जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लें हम लोग तो वो बन जाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब इसका बेस लें अगर Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, Cl नेगेटिव वुड रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से एक H पॉजिटिव आयन लेता है सपोज करें, और ये बनाता है HCl और OH नेगेटिव, तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस लेंगे तो वो OH नेगेटिव इंटू व्हाट, OH नेगेटिव इंटू HCl आ जाएगा। अब उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो आंसर ये निकलता है 10⁻⁻14। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दे दूंगा, Ka इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14 आता है। इसका मतलब Ka और Kb एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, Kb को इधर ले आए तो ये बटे में चला जाएगा, तो Ka इज इनवर्सली रिलेटेड टू Kb। Ka बढ़ेगा तो Kb कम हो गया। Ka क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, इस एसिड के कॉन्जुगेट बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्गली एक्सप्लेन करता है आपके साल्ट्स को, साल्ट्स की टाइप्स को, इसलिए इसको याद रखना है। ये बताता है कौन सा आयन वाटर में जाएगा तो हाइड्रोलिसिस होगी, कौन सा आयन वाटर में जाएगा तो हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें ये बताएगा। अब हम अभी एग्जांपल्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है तो Cl नेगेटिव, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है,
तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा Cl नेगेटिव, वो क्या बनेगा, वो वीक। तो इसका मतलब है Cl नेगेटिव विल मेक नो रिएक्शन विद दैट ऑफ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर ये Cl नेगेटिव होता बेस किसी वीक एसिड का, तो फिर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता और वाटर से H पॉजिटिव ले लेता। तो HCl में Cl नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर की हाइड्रोलिसिस नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग ये एक वीक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड, ये देता है एसीटेट आइन। एसीटेट आइन इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, ये एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब ये जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, इसको जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर को हाइड्रोलाइज कर देता है, यानी ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाटर से H पॉजिटिव लेकर एसिटिक एसिड बना देगा और OH नेगेटिव बना देगा। तो चूंकि वाटर में एसीटेट आइन डालने पर OH नेगेटिव आइन की तादाद बढ़ गई, OH नेगेटिव आइन की तादाद बढ़ने का मतलब है सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ऐसे साल्ट जिसमें एसीटेट आइन होगा वो बेसिक साल्ट कहलाएंगे। सिमिलरली फॉर अ वीक बेस इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग, ये वीक बेस है, सपोज करें अमोनिया, तो अमोनिया H पॉजिटिव आइन ले लेता है तो वो क्या बना देगा, अमोनियम आइन। तो अमोनियम आइन विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इफ अ साल्ट, अब अमोनियम आइन को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो अमोनियम आइन क्या करेगा, ये वाटर से OH नेगेटिव ले लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और H पॉजिटिव आइन रिलीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन को, वाटर सोल्यूशन को एसिडिक बना देता है, वाटर सोल्यूशन को एसिडिक कर देता है अमोनियम आइन। तो किसी भी साल्ट में अगर अमोनियम आइन होगा तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक सोल्यूशन देगा। तो इसी की बेस पर हम साल्ट्स को डिवाइड करते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। देखें फॉर एग्जांपल एक साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। साल्ट के अंदर एक बेसिक रेडिकल होता है, एक एसिड रेडिकल होता है। ये Cl नेगेटिव पार्ट जो है उसको एसिड रेडिकल बोलते हैं क्योंकि ये एसिड से आता है, और अमोनियम पॉजिटिव पार्ट जो है इसको बेस रेडिकल बोलते हैं क्योंकि ये बेस से आता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में रिएक्शन करें तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला ये सोल्यूशन को क्या बना देगा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि अमोनियम वाटर से OH लेकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो सोल्यूशन एसिडिक बन जाएगा। इसी तरह अगर सोडियम एसीटेट की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और एसीटेट आयन एसिटिक एसिड से मिलकर बना है। तो एसीटेट आयन क्या करेगा, एसीटेट आयन वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, OH नेगेटिव रिलीज कर देगा। इसका मतलब है इस साल्ट को वाटर में डालें तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक सोल्यूशन। तो ये बेसिक साल्ट। लेकिन अगर साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो वो न्यूट्रल होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बना है तो सोडियम आइन और क्लोराइड आइन दे विल नथिंग विद दैट ऑफ द वाटर, ये वाटर के साथ कुछ नहीं करते, ये उसके अंदर वैसे ही पड़े रहते हैं सोडियम आइन और क्लोराइड। तो सो ये न्यूट्रल साल्ट है। और अगर वीक एसिड और वीक बेस से साल्ट बनता है तो फिर उनकी एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी तो उसके उस साल्ट ने कौन सा होना है। नेक्स्ट इज द ल्यूइस कॉन्सेप्ट, इसको हम एक्सटेंसिवली यूज कर चुके हैं। ल्यूइस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंसिवली यूज कर चुके हैं। कहाँ, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसको यूज किया हुआ है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कहते हैं कि लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर गुड डोनर्स, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, तो गुड ल्यूइस बेसिस। और जो एक्सेप्टर्स हैं, मेटल एटम या मेटल आयंस, दे आर गुड एक्सेप्टर्स, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो एक्सेप्ट करने की वजह से उनको हम लोग गुड एक्सेप्टर्स का नाम देंगे। तो वो ल्यूइस कंसेप्ट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन पर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज एसिड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड एज बेसिस। इट इज हाईली एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड जो है वो ल्यूइस बेसिस होते हैं और मेटल एटम्स वो ल्यूइस एसिड्स के तौर पर काम करते हैं। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेस कॉन्सेप्ट, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा लिया जाता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट्स लाइक अमोनिया और BF3 है, तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो अमोनिया है ये लोन पेयर डोनेट करता है, बोरोन ले लेता है,
तो ये जो न्यूट्रल कंपाउंड बनते हैं, ये हम लोगों ने कल केमिकल बॉन्डिंग में भी बोला था कि जब एक डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, तो दे आर कॉल्ड एज अडक्ट्स, एडिशन कंपाउंड इनको बोला जाता है। मेटल एंड नॉन मेटल डेफिनेशंस आल्सो बेस्ड ऑन लिविस कंसेप्ट। मेटल भी अच्छी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो सो उनको हम लोग लिविस बेसिस बोलते हैं। नॉन मेटल अच्छी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, तो उनको हम लोग लिविस एसिड्स का नाम देते हैं। लुक्स फ्लड डेफिनेशन, ये एप्रोटिक कंपाउंड्स के लिए लिया जाता है। इससे पीछे जितने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का, आर्सेनियस का कंसेप्ट, उसमें प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात कर रहे थे या हाइड्रोक्सालाइन डोनर की बात कर रहे थे। लेकिन लुक्स फ्लड कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, ये रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का और सिलिका का, और ये क्या बना रहा है? कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। तो कैल्शियम सिलिकेट इज अ साल्ट, और साल्ट किससे बनता है? आमतौर पर इसकी डेफिनेशन है कि साल्ट एक एसिड और एक बेस अगर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उससे साल्ट बन रहा होता है। इसका मतलब है कि इनमें से एक ऑक्साइड जो है वो एसिड के तौर पर काम कर रहा है, दूसरा ऑक्साइड बेस के तौर पर काम कर रहा है। SiO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, CaO इज अ बेसिक ऑक्साइड। ये आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना देते हैं। ये कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट द एनहाइड्रस फॉर्म। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एनहाइड्रस फॉर्म है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वाटर निकल जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड रह जाता है। और ये सिलिका क्या चीज है? ये एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड H2SiO3 की एनहाइड्रस फॉर्म है। इसमें से वाटर निकल जाए तो ये क्या बन जाता है? ये SiO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, इसको हम लोग पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। सॉफ्ट एसिड्स क्या हैं, हार्ड एसिड्स क्या हैं, तो इसे देख लेते हैं। हार्ड एसिड्स क्या हैं? हाई चार्ज, स्मॉल इन साइज। ये स्मॉल हाईली चार्ज केटाइंस होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स इन विच अ हाई पॉजिटिव चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर हाई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सारे हार्ड एसिड्स हम लोगों ने लिखे हैं। तो इनके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, इनका साइज बहुत छोटा होता है। ये एग्जांपल सारी उन्होंने हार्ड एसिड्स की दी हैं। मतलब ये लेस पोलराइजेबल होते हैं। पोलराइजेबिलिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्पर्स होना। दीज आर लेस पोलराइजेबल, इनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। इसी तरह हार्ड बेसिस कौन से हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, साइज कम हो, लो पोलराइजेबिलिटी हो और चार्ज डेंसिटी इनकी भी बढ़ जाए। ये सारे लो पोलराइजेबल, चार्ज ज्यादा, इन एग्जांपल्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, तो उनको हार्ड बेसिस बोलेंगे। सॉफ्ट एसिड, जिनका रिलेटिवली साइज बड़ा है, चार्ज कम है, ज्यादा पोलराइजेबल है। जाहिर है साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इनको सॉफ्ट एसिड्स बोला जाता है। और इसी तरह सॉफ्ट बेसिस कौन से हैं? जिनके साइजेस ज्यादा हैं, नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा पोलराइजेबल हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो उनको हम लोग नाम देते हैं उन सबको सॉफ्ट बेसिस का। और ये भी हमने पढ़ा है, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देता है। ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ pKa। हमने बोला था, अभी कहकर आए हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा हो एसिड स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर Ka बढ़ेगा तो pKa क्या होगी? कम हो जाएगी। इट मींस ये जो 3 एग्जांपल दी हुई हैं, इनमें जिसकी pKa वैल्यू कम है दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये सबसे ज्यादा वीक, इन तीनों एग्जांपल्स में से। थ्री ऑफ द कंपाउंड वी आर लुकिंग एट, तो इनमें pKa वैल्यू जिसकी सबसे कम, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीकेस्ट एसिड है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। फिर जो इन तीनों में से वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। एसिड स्ट्रेंथ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन सी? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बीइंग ब्रोकन। एक तो ये वाला बॉन्ड H पॉजिटिव ने रिमूव होना है ना, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? ज्यादा है तो वीक होता जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ कम है, H पॉजिटिव आसानी से निकल सकता है, तो जाहिर है एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और दूसरा, वो जो स्पीशी बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकल जाए तो क्या बनेगा?
बेंजीन का फिनोक्साइड आइन, और फिनोक्साइड आइन स्टेबल होगा तो ये उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। यानी जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो स्टेबल होंगी H पॉजिटिव आइन डोनेट करने से, तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कौन कौन से दो फैक्टर, एक तो H पॉजिटिव का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जितनी कम होगी एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और दूसरा जितनी प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं वो जितनी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स होंगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, और ये ब्यूटेनोइक एसिड है। इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? अब ये आपने याद रखना है। यहां देखें जरा, ये जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और इसकी पोलैरिटी कब बढ़ेगी? इस बॉन्ड की पोलैरिटी तब बढ़ेगी अगर इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। अगर इधर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ ऑक्सीजन को तो फिर इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी और एसिड स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हाइड्रोजन है, इसलिए OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है। यहाँ मिथाइल भी डोनर है तो OH की पोलैरिटी कम हो जाती है। यहाँ और बड़ा डोनर इथाइल ग्रुप लग गया, OH की पोलैरिटी और कम हो गई। यहाँ और बड़ा डोनर लगा हुआ है तो OH की पोलैरिटी और कम होगी। तो जितनी OH की पोलैरिटी कम होती जाएगी एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाएगी। तो एसिड स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड की सबसे ज्यादा है और इसमें से ब्यूटेनोइक एसिड की सबसे कम होगी। और अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम लोग अटैच करना शुरू कर दें कोई हेलोजन, लाइक यहाँ CH, एक हाइड्रोजन हटा के CH2F लगा दें, फिर CH2Cl लगा दें, CH2Br लगा दें, CH2I लगा दें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? इनमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका मतलब फ्लोरीन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्लोरीन वाला उससे वीक, ब्रोमीन वाला सब उससे वीक, और आयोडीन वाला सबसे वीक। इसी तरह अगर यहाँ पर हेलोजन एटम्स की तादाद बढ़ा दें, यानी CHF, CH2F, CHF2 और CF3, एक हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस करें, दो हाइड्रोजन को करें, तीन हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस करें, तो तब किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी? जिसमें सबसे ज्यादा हेलोजन लगे हुए होंगे, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और इसको और ज्यादा एसिडिक करते चले जाएंगे। होप आज के इस लेक्चर में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं छोटे छोटे। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चन लेते हैं, और इसका टेस्ट आप लोगों को दूंगा। अल्लाह हाफिज़। कम टू द डिस्कशन नाउ।